सिविल सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नातेदारी किनशिप। किनशिप किसे कहते हैं, नातेदार या रिश्तेदार किसे कहते हैं, किसको रिश्तेदार कहेंगे, किसको नातेदार कहेंगे। आप लोग तो बहुत सारे नाम रिश्तेदारों का नाम जानते होंगे। आप अपने मामा, नाना, दादा, चाचा का नाम जानते हैं। तो ये लोग कौन हैं, ये कैसे रिश्तेदार बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन नातेदार है हमारा, कौन रिश्तेदार है और ये लोग कैसे बनते हैं। तो देखेंगे नातेदारी को किनशिप कहते हैं। तो नातेदारी या रिश्तेदारी जब आप देखेंगे तो दो तरह से नातेदारी या रिश्तेदारी का निर्माण होता है। एक तो विवाह के आधार पे कोई व्यक्ति रिश्तेदार या नातेदार बनता है। दूसरा रक्त के आधार पे। विवाह या रक्त के आधार पे जो संबंध बनता है या विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति, विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति ही नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं। बायोलॉजिकल रिलेशन, जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं। जैविकी संबंधों, बायोलॉजिकल रिलेशन, बायोलॉजिकल रिलेशन। अभी आपने बायोलॉजिकल रिलेशन देखा, तो बायोलॉजिकल रिलेशन कैसे बन रहा है। तो पहला रक्त संबंध के आधार पे, रक्त संबंध या विवाह संबंध, तो दो तरह से नातेदारी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। या तो वह व्यक्ति रक्त के आधार पर हमसे जुड़ा हो या वह व्यक्ति विवाह के आधार पर हमसे जुड़े हो। जो व्यक्ति विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े होगा हमसे, वही हमारा रिश्तेदार या नातेदार कहलाएगा। तो जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं। बायोलॉजिकल रिलेशन, जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं। या विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ऐसे भी जान सकते हैं। या आगे और हम कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है। नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित हैं। जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है। तो अब यहाँ पे बात आ गई वंशावली की। वंशावली किसे कहते हैं, वंश, कुल, खानदान, गोत्र, ये सब भी बातें हम यहाँ जानेंगे। तो किसको वंश कहेंगे। आप सुनते भी होंगे कि हमारे वंशज का नाम ये था, हमारे पूर्वजों का नाम ये था, हम इस खानदान के हैं, हम इस कुल के हैं। तो ये कहाँ से आपको पता चलता है, कुल, खानदान, वंश। तो रक्त के आधार पे ही जुड़ाव है। रक्त के आधार पे उनसे क्या है, हमारा जुड़ाव, वो हमारे पूर्वज है रक्त के आधार पे। तो वंश जो होता है डिसेंट, वंश से तात्पर्य नातेदार के उस समूह से है जिसके पूर्वज ज्ञात हो। वंश से तात्पर्य क्या है, नातेदार के उस समूह से है जिसके पूर्वज ज्ञात हो। जिसके पूर्वज ज्ञात हो उसे वंशावली बनवाई जाती है। अपने आप 2-4 पीढ़ी का नाम जानते होंगे तो आप उनके वंशज हैं। और कुल क्या है, तो जब 2-4-5 पीढ़ी बीत जाता है तो आप भूल जाते हैं कि हम किसके वंशज थे, कौन हम किस कुल के हैं या किस खानदान के हैं, ये आदमी भूल जाता है। तो कुल काल्पनिक पूर्वज कह सकते हैं कि काल्पनिक पूर्वज को हम कुल कहते हैं। किसी बुक में कुल और वंश को समान अर्थ में ही उपयोग किया है, लेकिन वंश से तात्पर्य है नातेदार के उस समूह से जिसके पूर्वज ज्ञात हो, और कुल काल्पनिक पूर्वज। 7-8 पीढ़ी के बाद जब नाम भूल जाते हैं तो पता आ जाता है कि हम इस कुल या इस खानदान के थे। गोत्र से क्या मतलब है, गोत्र क्या होता है, तो आप गोत्र जो है, गोत्र का
जो अर्थ है, मीनिंग है, गोत्र का मतलब होता है जन्म, गाय। तो गाय से जन्मा हुआ व्यक्ति, गाय से जन्मा हुआ व्यक्ति। बौद्धयान पुस्तक 820 बीसी से 420 बीसी, मतलब ईसा से 820 से 400 बीसी पूर्व बौद्धयान पुस्तक लिखी गई। उसी में सबसे पहले गोत्र का नाम आया है। तो इनके सदस्य अपनी उत्पत्ति समान पूर्वज से मानते हैं। एक ही गोत्र के व्यक्ति क्या मानता है कि हमारे पूर्वज जो है वो समान है, समान है, समान पूर्वज। और गोत्र के जो लोग हैं तो अपनी उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानते हैं। हिंदू धर्म में जो गोत्र है वो अपनी उत्पत्ति को कैसे मानते हैं, तो 7 ऋषियों के वंशज के रूप में मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2-4 पीढ़ी के बाद क्या होता है, आदमी भूल जाता है कि हम किस वंश के थे, या किस कुल के थे, या किस खानदान के थे, नाम याद नहीं रहता है। तो आप देखेंगे हिंदू व्यवस्था में, हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो द्विज वर्ण है, द्विज वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, द्विज वर्ण के जो लोग हैं वो अपने को गोत्र से जोड़ लेते हैं। वो अपने को, अपने पूर्वज को 7 ऋषियों से जोड़े हुए हैं। गोत्र केवल द्विज वर्णों में ही पाया जाता है। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, द्विज वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में पाया जाता है। और ये 7 ऋषियों से संबंधित है। उस ऋषि को जो अपना, जिस ऋषि को जो अपना पूर्वज मानता है वो उसी गोत्र का कहलाता है। तो 7 ऋषि कौन कौन थे, तो पहले है अत्रि गोत्र, दूसरा कश्यप, तीसरा भारद्वाज, 4 नंबर वशिष्ठ, 5वां भृगु, 6 नंबर विश्वामित्र, 7वां गौतम ऋषि। अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र और गौतम, ये 7 ऋषि हैं। इनके जो वंशज हैं, इनको जो अपना पूर्वज मानता है वो उसी गोत्र का कहलाता है। जैसे कोई गौतम किसी का गोत्र है, किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का गोत्र कश्यप है, तो इसका मतलब क्या है, ये उनके वंशज है। और ये ऋषि लोग उनके क्या है, पूर्वज हैं। तो इस गोत्र से क्या आपको फायदा देखने को मिला कि हजारों लाखों साल पहले की बातों को लोग उनसे जोड़ लिए, अपने आप को उनका पूर्वज है, उनके वंशज मान रहे हैं। तो इससे आसानी हो गई कि आदमी अब अपना गोत्र याद रखता है, तो भूलता नहीं है। 4-5 पीढ़ी के बाद अपने खानदान या कुल को भूल जा रहा है, लेकिन गोत्र से उसको पता है कि मैं इस ऋषि के खानदान से हूँ, या मैं इस ऋषि का वंशज हूँ। इसलिए आप हिंदू विवाह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समगोत्र या सपिंड विवाह मना है, सेम गोत्र में विवाह मना है। और किसके लिए बात हो रही है, तो द्विज वर्णों के लिए। द्विज वर्ण में कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं लोगों में गोत्र पाया जाता है। तो ये लोग समान गोत्र में शादी नहीं करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भाई इनके इस ऋषि के ये लोग वंशज हैं, और ये इस ऋषि का दूसरा भी कोई वंशज होगा, तो आपस में भाई भाई हैं, समान है। इसलिए जब हम लोग विवाह पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे कि हिंदू विवाह की जो रूल है उसमें आप पिता के तरफ से पितृवंशी और मातृवंशी होता है, 2 तरह के वंश होते हैं। तो पितृवंश में 7 पीढ़ी का बढ़ावा है और मातृवंशी में 5 पीढ़ी का। जबकि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार क्या हो गया है, 5 और 3 हो गया है। तो उसको हम लोग जब विवाह पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को बस ये जानना था कि नातेदारी किसको कहते हैं। तो नातेदारी से आपने देखा कि जैविकी संबंधों के सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं, या नातेदारी का दूसरा आपने देखा कि रक्त संबंध या विवाह संबंध के आधार पे जो व्यक्ति हमसे जुड़ा होता है वो नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करता है। विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति क्या करते हैं, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। रॉबिन फॉक्स कहते हैं, रॉबिन फॉक्स के अनुसार, रॉबिन फॉक्स क्या कहते हैं, तो रॉबिन फॉक्स नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा काल्पनिक, समान रक्त वाले हों। रॉबिन फॉक्स कर रहे हैं नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले हों, किसी भी तरह के हो सकते हैं, वे नातेदार कहलाएंगे। ठीक है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि नातेदारी किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल में समझना है तो बायोलॉजिकल रिलेशन को आप याद करिए कि रक्त संबंध या विवाह संबंध के आधार पर जुड़ा हुआ व्यक्ति ही नातेदार या रिश्तेदार कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के क्या कितने प्रकार हैं। तो जो नातेदारी का प्रकार है काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ किनशिप। नातेदारी के प्रकार, तो पहला जो प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे कि रक्त संबंधी नातेदारी। नातेदारी के प्रकार में पहला क्या है, रक्त संबंधी। रक्त संबंधी नातेदारी। नातेदारी तो रक्त संबंधी नातेदारी दो तरह का है। रक्त संबंधी नातेदारी कितने तरह का है, तो दो तरह का, पिता के तरफ से और माता के तरफ से। पिता के तरफ से माता के तरफ से दो तरह के रक्त संबंधी नातेदारी पाए जा रहे हैं। पिता के तरफ से कौन कौन पाया जाएगा, तो दादा, चाचा, बुआ और भतीजा। पिता के तरफ से कौन कौन पाया जाएगा, दादा, चाचा, बुआ और भतीजा। ये किसके तरफ से पाया जा रहा है, पिता के तरफ से। पिता के तरफ से दादा, चाचा, बुआ, भतीजा। और माता के तरफ से नाना, नानी, मामा, मामी। माता की तरफ से नाना, नानी, मामा, मामी, एक या मौसी। एक किसके तरफ से, तो माता की तरफ से। तो आपने क्या देखा, रक्त संबंधी नातेदारी दो तरह के हो गए, दो तरह से पाए जा रहे हैं। एक तो पिता के तरफ से जो रक्त से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो रक्तों के आधार पर जुड़ा है या संबंध जिससे है, वो दादा है, चाचा, बुआ, भतीजा। और उधर आप क्या देख रहे हैं, माता की तरफ से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, माता के रक्त संबंधी जो है, तो माता की तरफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, नाना, नानी, मामा, मामी, ये आपको मौसी, माता के तरफ से है। दूसरा जो है उसको हम लोग देखेंगे विवाह संबंधी नातेदारी। दूसरा क्या है, तो विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी दूसरा है, विवाह संबंधी नातेदारी दूसरा। विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी में कौन आएगा, तो विवाह संबंधी नातेदारी में कौन आएगा, पत्नी, एग्जाम्पल में पत्नी, ससुर, सास, साला, साली। पत्नी, सास, ससुर, साला, साली, देवर, जेठानी। ये सब किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, विवाह संबंधी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। विवाह संबंधी रिश्तेदार क्या है, पत्नी है, सास है, ससुर है, साला है, साली है, देवर है, जेठानी है। ये जो रिश्तेदार हमारे हैं विवाह संबंधी रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी रिश्तेदार आपने देख ही लिया कि पिता की तरफ से दादा, चाचा, बुआ, भतीजा। और माता की तरफ से नाना, नानी, मामा, मौसी। माता की तरफ से तो इस तरह के दो तरह के रिश्तेदार पाए गए, एक तो रक्त के आधार पे, एक विवाह के आधार पे। जीपी मर्डॉक ने 3 प्रकार के नातेदारी की चर्चा की है। जो सबसे सर्वमान्य एक तरह से परिभाषा है, हम उसी की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे सर्वमान्य जो है वो उनको जीपी मर्डॉक, एक साइंटिस्ट है, समाजशास्त्री हैं जीपी मर्डॉक, उन्होंने 3 प्रकार की नातेदारी की चर्चा की। 3 प्रकार की नातेदारी की चर्चा की जीपी मर्डॉक। जो पहला नातेदारी की चर्चा किए उसको कहते हैं प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी किनशिप। प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी किनशिप। जीपी मर्डॉक ने पहला जो नातेदारी बताया वो क्या बताया, प्राथमिक नातेदार। जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है।
जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक नातेदार कहेंगे। और एक कुल कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 8। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुल कितने होते हैं प्राथमिक नातेदार, 8। और विवाह या रक्त के आधार पर इनमें डायरेक्ट संबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक नातेदार कहते हैं। प्राथमिक नातेदार 8 प्रकार के होते हैं। पहला है पिता पुत्र, पिता पुत्र, पिता पुत्री, पिता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, माता पुत्री, 4 हो गए। और इधर भाई भाई, भाई बहन, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, बहन बहन, बहन बहन हो गया। फिर पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। प्राथमिक नातेदार, जीपी मार्डक ने 3 प्रकार के नातेदारी की चर्चा की, जिसमें प्राथमिक नातेदार उसे कहे जो डायरेक्ट रक्त अथवा विवाह के आधार पे हमसे जुड़े हों, वो प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। पहला है पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पिता पति पत्नी। ये 8 रिश्तेदार आपके क्या है, प्राइमरी रिश्तेदार हैं, जिसको आदमी जानता है। दूसरे रिश्तेदार क्या है, द्वितीय नातेदार। दूसरे क्या है, तो द्वितीय नातेदार है। दूसरे हैं द्वितीय नातेदार, सेकेंडरी किनशिप। अब द्वितीय नातेदार कौन हो कहलाएंगे, द्वितीय नातेदार जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, द्वितीय नातेदार कहलाते हैं। जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं वे हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन है, दादा दादी, बुआ चाचा चाची, नाना नानी, सब इसमें आएंगे। दादा दादी, बुआ चाचा चाची, मामा मामी, ये लोग क्या हैं, ये हमारे द्वितीयक नातेदार हैं। द्वितीयक नातेदार को कुल कितने तरह के बताए हैं जीपी मार्डक ने, तो 33। याद रखना है, ये आपको पूछता है कि प्राथमिक नातेदार कितने होते हैं, द्वितीयक कितने होते हैं। द्वितीयक कितने हैं, 33 है। और जो द्वितीयक किसे कहेंगे, तो जो हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं। प्राथमिक नातेदार ये है हमारे, और इनके जो प्राथमिक संबंधी होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। तो द्वितीयक नातेदारी कितने हैं, 33। प्राथमिक कितने हैं, 8। और तृतीयक कितने होते हैं, 151। तृतीयक कितने होते हैं, 151। तृतीयक नातेदारी कौन कहलाएगा, तृतीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार में कौन आएगा, वे व्यक्ति जो हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं। अब जो द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, तृतीयक नातेदार कहलाएंगे। एग्जाम्पल में मामेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, फेरा भाई, या मौसी का लड़का, या मामा का लड़का, ये सब क्या है, जो हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होंगे वो हमारे लिए तृतीयक हो जाते हैं। और एक टोटल कितने होते हैं, 151। तो अब आप टोटल कर लीजिए कि टोटल एक आदमी के कितने रिश्तेदार हो सकते हैं। तो पहले जीपी मार्डक ने कितना प्राइमरी नातेदार कितना बताया, तो 8। द्वितीय कितना बताया, 33। तृतीय कितना बताया, 151। जोड़ लीजिए, 11 1 12, 5 3 8 9।
टोटल रिश्तेदार कुल कितने हैं? 192। अब आप आदमी जानता कितने को है? 4, 5, 6। तो इस तरह से अगर देखें 192 अगर रिश्तेदार को हम लोग ढूंढे तो क्या देखेंगे कि आप हम लोग कहीं ना कहीं जाके सभी लोग मिल जाएंगे, एक ही वंश के हो जाएंगे, एक ही वंशानुक्रम हो जाएगा या एक ही कुल हो जाएगा। इसलिए जो द्विज व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था का द्विज लोग हैं, आपको जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन लोगों ने किसको अपना पूर्वज मान लिया? तो ऋषियों को। इसीलिए कि ये इतने रिश्तेदार हैं जो आपस में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, इसलिए उनके यहाँ जो शादी होती है सगोत्र या सपिंड नहीं हो सकती है, सगोत्र या सपिंड नहीं हो सकती है, समान पूर्वज वाले लोगों के साथ शादी नहीं हो सकती है। इसीलिए उसमें बताया भी गया है कि पितृवंशी की तरफ से 7 पीढ़ी और मातृवंशी की तरफ से 3 पीढ़ी। हिंदू विवाह अधिनियम के बाद 1955 के बाद 3 और 5 और 3 कर दिया गया, पितृवंशी की तरफ से 5 और मातृवंशी की तरफ से 3। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में ये सब कंसेप्ट भी विखंडित होते जा रहा है। आजकल विवाह का कंसेप्ट जो मुस्लिम में क्या है तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में क्या है तो एक संस्कार है। संस्कार भी आज के डेट में कहा जाए 1955 के अधिनियम के बाद संस्कार न होकर वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया है आज के डेट में देखा जाए तो ये सारे इसमें बदलाव हो रहा है मॉडर्नाइजेशन का। तो आप नातेदारी समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आपको नातेदारी समझ में आ गई होगी। आपके चूंकि आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है, बीए के सिलेबस में जितना है मैं उसी को टच कर रहा हूँ। विवाह में भी हम लोग जब आगे विवाह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जितना आपके सिलेबस में दिया है उससे ही बात होगी। विवाह के बहुत सारे नियम हैं, हिंदू विवाह अलग है, मुस्लिम विवाह है, ईसाई विवाह है, तो सारे विवाहों के बारे में मैं थोड़ा बहुत ही चर्चा करूंगा जो आपके सिलेबस में है। इसलिए आप एक बार इस चैनल को देखने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक को भी पढ़िए, आपको बेनिफिट होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो हमको उम्मीद है कि आपको नातेदारी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।